स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है MCU05 मैनेजरियल डिसीजन, जिसमें हम 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस पे निकाले जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरी देखना, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसके अंदर मैंने बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समझाया है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो भाई हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। तो गाइस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो होती है जो पास्ट के रिकॉर्ड होते हैं, जो उसका हिसाब रखते हैं कि पास्ट में क्या काम किया, कहाँ आपने खर्चा किया है, कहाँ से आपने चीज़ें खरीदी है, कहाँ पे आपने बेची है, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसमें क्या होता है, फ्यूचर डिसीजन लेने में जो हेल्प होती है, उस हेल्प मतलब जो भाई आगे जो हम कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं तो आगे हमें क्या करना चाहिए, ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि आगे कैसे प्लानिंग करें, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, क्या चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए, किस चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ था, किस चीज़ से हमें नुकसान हुआ था। ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंट में, जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे कार चलाते वक्त डैशबोर्ड का जो स्पीडोमीटर है वो क्या दिखाता है, हमें फ्यूचर डिसीजन दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो, जबकि जो टोल प्लाजा की जो रसीद है वो क्या था, एक पास्ट का खर्चा था, वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, तो फाइनेंस मतलब वो रसीद हमारी पिछली थी, हमें पता है कि भाई पीछे के देख के हमें कोई डिसीजन लेना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। उसका पीछे का हिसाब रखा था कि इतने का टोल लगा था, वहाँ पे इतने की हमारी रसीद कटी थी। और जहाँ पे डैशबोर्ड पे अगर स्पीडोमीटर, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आगे भाई कैसे गाड़ी चलानी है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम करना है, हैंड ब्रेक है लगा हुआ तो उसको हटाना है, टॉर्च जली है तो उसको बंद करना या जलाना, ये सारी चीज़ें मतलब किस में आएगी, हम चीज़ों को, गाड़ी को क्या करें, मैनेज करें, वो आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सेकंड टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जिसमें आता है कोऑपरेटिव और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे। तो क्या होता है भाई, कोऑपरेटिव सॉरी कंपैरेटिव कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, जो 2 सालों का डाटा कंपेयर करती है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट किसी एक बेस जैसे टोटल सेल का 100% मानकर बाकी आइटम का परसेंटेज निकालती है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी मतलब 2 साल के जो डाटा है आपस में क्या करेंगे, तो कंपेयर के मतलब से क्या समझ में आता है कि आपस में तुलना करना, उनकी क्या करेंगे, हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव आ गया, हमारा कंपैरेटिव में आ जाएगा। और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जैसे टोटल सेल है हमारी, जितनी भी चीज़ें हमने सेल की उसका क्या है, को 100% मान लिया कि हाँ भाई इतनी सेल हुई होगी, तो बाकी हम उससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल सेल से बाकी का परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इतने परसेंट हिस्सा हमारा निकला होगा, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा या इतने परसेंट लॉस हुआ होगा। जैसे एग्जांपल ले तो जैसे 10th और 12th की मार्कशीट है, ठीक है, साइड बाय साइड देखना कि कंपैरेटिव है, पर टोटल 500 मार्क्स में से मैथ का कितने परसेंट हिस्सा है, वो क्या है, कॉमन साइज। किसी एक कॉमन चीज़ को फाइंड आउट करना कि सभी सब्जेक्ट में से एक मैथ को बाहर निकाल लिया हमने, वो क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। ठीक है, रेशियो एनालिसिस क्या है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्निफिकेंस। तो रेशियो क्या होता है, अनुपात होता है, जिसमें 2 अमाउंट्स के बीच में क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन बताते हैं। ये कंपनी की असली औकात, लिक्विडिटी और जो कमाई है, प्रॉफिटेबिलिटी समझाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जहाँ पे रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, भाई लॉस है, या फिर हमारी लिक्विडिटी रेशियो होगा, पार्टनरशिप के अंदर हमें प्रॉफिट शेयर करना, वो रेशियो होगा। तो रेशियो हमें क्या करता है, 2 चीज़ों मतलब 2 उसमें 3 में जो भी है, हमें जो लिक्विडिटी है या फिर कोई और चीज़ है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको क्या करना, आपस में बांटना है, उसको समझाने में हेल्प करता है। जैसे रिलायंस 100 करोड़ कमाया, ठीक है, और लोकल दुकान क्या करती है 1 लाख, तो जो डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट निकाल कर ही पता चलेगा कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, हमें क्या परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि इसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, क्योंकि डिपेंड करता है रिलायंस क्या, वो भाई इन्वेस्ट भी तो इतनी बड़ी करता है ना, जितना बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। ये तो है नहीं कि भाई छोटे जो दुकान वाले वो लाखों में कर रहे हैं, वो करोड़ों में कर रहे हैं, तो करोड़ों वालों को तो करोड़ों में फ़ायदा होगा, जो लाखों वाले हैं उनको लाखों में फ़ायदा होगा, है ना। हम अगर कंपेयर करना है ना प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो उसका कैसे निकालेंगे, हम रेशियो से निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकाल के रेशियो से।
कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताता है कि जो बिजनेस में एक्चुअली जो कैश है वो कहाँ से आया, कहाँ से इनफ्लो हुआ है और कहाँ गया। ठीक है, प्रॉफिट और कैश क्या होते हैं, अलग चीज़, दो अलग अलग चीज़ें होती है हमारी। कैसे, जैसे एग्जांपल है, आपके पास 1 लाख रुपए का आईफोन है, वो क्या एक आपकी एसेट्स है, पर जो पॉकेट में ऑटो वाले को देने के लिए जो 50 रुपये कैश नहीं है, तो कैश फ्लो बताता है कि हाथ में कैश कितना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 50 रुपये है तो वो आपका कैश हो गया, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। जो आप ऑटो को दे दोगे तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, आपको किसी ने दिया तो वो इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग में यूज करें। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो एडिशनल खर्चा, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट को इसमें इग्नोर किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन के लिए। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म का डिसीजन लेना है तो इसमें हम किसको चेंज करेंगे, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। वेरिएबल को ही चेंज करके बनाते हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनती है, वेरिएबल से बनती है, कुछ जो चीज़ें चेंज हो सकती है, फिक्स में तो होती नहीं है। ठीक है भाई, मैं और भी इसे अच्छे से और भी मतलब डीप सॉल्यूशन ला के उसको और भी डीप समझा सकती थी, लेकिन देखो ये रिवीजन है, वन शॉट रिवीजन वीडियो है, ये कंप्लीट सिलेबस की वीडियो नहीं है। ठीक है, तो आपको चीज़ें रिवाइज कराई जा रही है, आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो चीज़ें रिवाइज करके आपको क्या है, सारा रिमाइंड हो जाएगा कि आपने क्या है, और ये एग्जाम्पल देख के क्या है, आप अच्छे से क्या कर पाओगे, पेपर अटैम्प्ट कर पाओ। क्योंकि जब मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ वो बच्चों को याद रहता है, वो माइंड पे क्लिक करता है, तो एग्जांपल याद रह जाती है, थ्योरी याद नहीं रहती, इसलिए मैं ये एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, सेम रहेगा, चाहे 100 शर्ट बनाओ या 101, एक एक्स्ट्रा शर्ट बनाने का जो खर्चा सिर्फ कपड़े और धागे का होगा, वो क्या होगी, हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, रेंट तो उतना ही रहेगा, ये थोड़ी ना कि आप 100 से 101 चीज़ बना रहे हो तो उसका रेंट अलग से लगेगा, नहीं, क्या जो कॉस्ट होगी हमारी मटेरियल कॉस्ट जो लगेगी वही एक्स्ट्रा आएगा, उसी को क्या बोल देंगे हम, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, बीईपी वो पॉइंट है जहां टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स क्या होती है, बराबर होते हैं, नॉन प्रॉफिट नो लॉस, और इसके ऊपर की हर सेल क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर जो सेल होएगी, देखो एक तो इक्विलिब्रियम जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जितनी चीज़ें बन रही है उतनी हमारी बेचे जा रही है, तो ना तो वही उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है ना उसको नुकसान हो रहा है। अगर उससे ऊपर अगर कोई सेल हो रही है, फिर जो फायदा होगा ना वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे एक मोमोज वाले का रेंट और जो माल का खर्चा वो 500 रुपये है जब वो 500 रुपये के मोमोज बेच लेगा तो वो बीपी पर होगा, उसके बाद बिकी हर प्लेट उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब उसका खर्चा निकल जाता है तो उसके बाद जो वो एक्स्ट्रा बेचेगा वो सारा क्या होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर अगर कुछ भी बेचेगा तो वो सारा उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है भाई, काम शुरू करने से पहले एक खर्चा डिसाइड करना। ठीक है, मतलब मान लो कि आप घर बनाना चाहते हो तो आपने पहले ही ये सोच लिया कि भाई घर बनाने की कॉस्ट 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए आएगी, तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड, मतलब आपने डिसाइड कर लिया इतना है। और जो एक्चुअल खर्चा होने पर दोनों का जो डिफरेंस, एक्चुअल हम जो लेके चलते हैं एस्टिमेट लगाते हैं उससे कुछ 5-10 लाख ऊपर ही लगते हैं, चाहे वो शादी हो चाहे भाई घर बनाना हो कुछ भी हो। ठीक है, तो आपके मान लो 20 लाख से आपने 20 का एस्टिमेट लगाया तो वो तो स्टैंडर्ड हो गया, डिसाइड किए थे 20 लाख रुपए लगाऊंगा मैं घर में, लेकिन खर्चा हो गया 25 लाख का, तो जो 5 लाख रुपए क्या हुआ आपको एक्चुअल खर्च हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो क्या करना है, उसका वेरिएंस निकाल कर आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, मतलब 5 जो भाई 25 में से 20 हटा के जो 5 का होगा उसका, जैसे आपने सोचा घर पेंट में क्या लगेंगे 20,000 लगेंगे, वो क्या एक स्टैंडर्ड पर 25 लग गए, एक्चुअल जो 5 एक्स्ट्रा लगे वो वेरिएंस। अब उसकी जांच होगी कि पेंट महंगा मिला या फिर पेंटर ने देर की। ठीक है, किस रीजन से भाई ये खर्चा ज़्यादा आया। इसके बाद आता बजटरी कंट्रोल एंड ZBB, जीरो बेस बजटिंग। तो क्या होता है, ये ट्रेडिशनल से कैसे बेटर है, ट्रेडिशनल में क्या होता है पिछले साल के बजट में परसेंट ऐड कर देते हैं, और ZBB में क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग में हर बार क्या है, बेस जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है, और नए सिरे से क्या बजट बनता है, मतलब ट्रेडिशनल में तो भाई जो आपका पिछले साल का जो बजट था उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी, कुछ परसेंट और ऐड कर दिया कि हाँ भाई अब महंगाई आ गई तो इतना और ऐड कर लेते हैं, अब की बार इतना खर्चा हो सकता है।
लेकिन जो जीरो बेस बजटिंग है उसमें हम जीरो से लेके चलते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, हम दोबारा से सारा क्या बनाएंगे, नई सिरे से जीरो से बजट बनाते हैं, तो वो जीरो बजटिंग हो जाता है। ठीक है, जीरो बेस। रियल लाइफ एग्जांपल ले तो हर महीने सैलरी अपने मतलब जो आने पर क्या है, पिछले जो खर्चों की कॉपी करने की जगह जीरो से प्लान करना कि इस बार पैसे कहाँ खर्च होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमने पिछली बार जो खर्चा किया वो हम अगली इस बार भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है पिछली बार भाई कोई बीमार होगा, मेडिसिन वगैरह में लग गए हो, तो क्या हम ये वो लगाएंगे क्या, इस साल भी कोई बीमार होगा फिर उसमें लगाएंगे, नहीं, इस बार हम अलग चीज़ से। हो सकता है पिछली बार हमारे पास पैसे ना बचे हो बीमारी के लिए, तो अब की बार उसके लिए बचा के रख लेंगे। ठीक है, तो ये होता है जीरो बजट। कैश बजट क्या होता है, कैश बजट कैसे बनता है और क्यों जरूरी है, फ्यूचर में किस महीने कितना कैश आएगा और कितना जाएगा, इसका जो एस्टिमेट लगाना होता है वो क्या होता है, कैश बजट होता है, ताकि कैश की क्या कर सके, कमी ना हो। ठीक है, जैसे दिवाली पे सेल ज़्यादा होती है, इसलिए दुकानदार अगस्त में ही हिसाब लगा लेते हैं कि सितंबर में नया स्टॉक लेने के लिए कितना कैश चाहिए होगा, तो उस कैश को क्या करते हैं, वो रिजर्व करके रख लेते हैं, ताकि भाई आगे आने वाले टाइम में उनके लिए हेल्प हो सकती है। ये होता है कैश बजट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग सेंटर्स में बताना कि कॉस्ट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, जहाँ हर मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस के लिए जवाबदेह होता है। ठीक है, हर चीज़ का अलग मैनेजर बना देते हैं हम। ठीक है भाई, कॉस्ट का अलग है, प्रॉफिट का अलग है, इन्वेस्टमेंट की है करनी है वहाँ पे उसका अलग है, परचेज मैनेजर अलग है, सेल्स मैनेजर अलग है, तो सब कुछ क्या करता है, उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो भी कमी आएगी तो उनके मैनेजर को पकड़ा जाएगा कि हाँ भाई आपकी टीम से क्या गलती हुई है, ये आप एक्सप्लेन करोगे किस कारण से क्या वो हुई है। तो ये क्या होती है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, जहाँ पे सबको उनकी अकॉर्डिंग क्या दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ठीक है, जैसे कार फैक्ट्री में क्या होता है कि इंजन बनाने के लिए वाले जो सिर्फ को सेंटर है, पर कार बेचने वाला शोरूम प्रॉफिट सेंटर है, क्योंकि वो रिवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बनाता कोई और है, बेचता कोई और है, तो वहाँ से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और रिवेन्यू का दोनों का हिस्सा निकालते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, एबीसी सिस्टम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कैसे अलग है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा रियल लाइफ से लेके बेस्ड रख के और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ इससे बड़ा अभी एक्सप्लेन, लेकिन जो वीडियो अभी मतलब अगर मैं 20 क्वेश्चन ऐड किए, मान लो आधे घंटे की बनेगी, तो वही वीडियो मेरी भाई 3 घंटे की बनेगी कम से कम, और वो आप एग्जाम से एक दिन पहले नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन में मैं सिर्फ रिवीजन के बेस पे ये बना रही हूँ। हाँ, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे आप डिमांड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। आप जिस टाइप से कहोगे उस टाइप से आपकी क्लासेस दी जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट्स करके मुझे बताना होगा। ठीक है, तो एबीसी सिस्टम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कैसे अलग है, ये ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट को सिर्फ लेबर आवर्स पे नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ के बेसिस पे क्या करता है, बांटता है। ठीक है, जैसे मशीन सेटअप, इंस्पेक्शन वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल है, 4 दोस्त पिज़्ज़ा खाने गए, ट्रेडिशनल में बिल 4 हिस्सों में बटेगा, यही कहती है ना ट्रेडिशनल तो। लेकिन एबीसी में जो ज़्यादा स्लाइस खाएगा और पेप्सी पिएगा, एक्टिविटी ये हो गई, वो ज़्यादा बिल भरेगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली जो चीज़ करते हैं, उसने 4 पिज़्ज़ा खाए तो नॉर्मली 4 दोस्तों में बट गया, वो तो क्या थी, एक ट्रेडिशनल था। अगर भाई एक बंदा ऐसा है कि वो पिज़्ज़ा भी ज़्यादा खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा पी रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो क्या होगी, हमारी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी बेस्ड पे हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे कि इसका कितना खर्चा बनता है। ठीक है, ऐसे ही कंपनीज में होता है। इसके बाद आता है रियलवेंट कॉस्टिंग। रियलवेंट कॉस्टिंग क्या होती है और संक कॉस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो भाई रियलवेंट कॉस्टिंग होती है वो है जो फ्यूचर डिसीजन को अफेक्ट करे, संक कॉस्ट वो है जो क्या करे, डूब चुकी है पर फ्यूचर डिसीजन पर फर्क नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, 1000 रुपये की जो मूवी टिकट थी वो क्या थी, संक कॉस्ट। अब वो पैसे जा चुके हैं, मूवी देख चुके, पैसे जा चुके हैं, तो अब उसका कोई वो नहीं है। मूवी बोरिंग लगे या फिर आधी छोड़ के आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दोस्तों के साथ आप घूमने जाना, तो ये सब क्या होती है, हमारी रियलवेंट कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट जो पैसे डूब गए, और जो रियलवेंट कॉस्ट क्या होगी,
आपको बीच में छोड़कर, मूवी बीच में छोड़कर दोस्तों के साथ घूमने चले गए, वो क्या होगा, रिलेवेंट डिसीजन। कि आपने बोरिंग लगी मूवी, उसको आपने छोड़ दिया, तो वो चली गई संक में, मतलब एक तरफ से संक मतलब सिंक में चली गई भाई, वो कचरे में चली गई, ठीक है। अब क्या है, रिलेवेंट डिसीजन लेना है कि चलो इससे अच्छा तो हम अपने दोस्तों के साथ घूम आते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रिलेवेंट डिसीजन हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एमएनसीज के लिए? एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स जब आपस में गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो जिस प्राइस पे करते हैं उसी क्या कहते हैं, हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं, ठीक है। दो डिपार्टमेंट कोई से भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में गुड्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो जिस प्राइस पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। जैसे सैमसंग अपना स्क्रीन अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट से बनवाता है और इस इंटरनल ट्रांसफर के प्राइस सेट करने से दोनों की परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, ठीक है। बट दूसरा डिपार्टमेंट अगर बना रहा तो उसको पता नहीं कि उसमें बनाने में कितनी कॉस्ट आई, और जो जिसने बनवाया है उसकी और चीज़ें थी, और फीचर्स उसने जो थे वो चीज़ें ऐड की, तो उसको उनकी जो कॉस्ट है वो पता है। तो इसलिए दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसका प्राइस सेट करते हैं ताकि अच्छी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाए। पहले मार्केट सीलिंग प्राइस फिक्स की जाती है, फिर डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस करके टारगेट कॉस्ट निकाली जाती है और फिर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे टाटा नैनो बनाते वक्त रतन टाटा ने 1 लाख रुपए प्राइस फिक्स किया, फिर इंजीनियर ने उस बजट के हिसाब से पार्ट बाय पार्ट कॉस्ट कम की और टारगेट कॉस्टिंग। मतलब भाई पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हम टाटा नैनो 1 लाख रुपए में हम ये लेके आएंगे, ठीक है, गाड़ी लेके आएंगे ताकि हर कोई उस गाड़ी को खरीद सके। तो क्या हुआ कि अब उसमें चीजें भी तो उसी हिसाब से लगानी पड़ेगी कि हमारी कॉस्टिंग भी इतनी ही आए और हमें थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो भी बच जाए और लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा टारगेट कॉस्टिंग, कि 1 लाख रुपए हमें वैल्यू रखनी है, उसको टारगेट रख के ही अंदर खर्चा करेंगे, वैसे ही फीचर्स देंगे ताकि हमें लॉस ना होना, लॉस में ना जाना पड़े। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? डेली बिजनेस ऑपरेशन जैसे रेंट है, सैलरी है, रॉ मटेरियल है, स्मूथली चलाने के लिए जो पैसा बिजनेस में घूमता रहता है उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। भाई अंदर अंदर किसी को रेंट दे रहे हैं, किसी को सैलरी पे कर दी, किसी से रॉ मटेरियल खरीदा उसको दे दिए, ठीक है, किसी को वेजेस दे दिए, किसी को किसी चीज के, तो अंदर अंदर जो पैसा इधर से उधर होता रहता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जैसे दुकानदार को गले जैसे कैश रजिस्टर में डेली का खर्चा निकालने के लिए और चेंज मतलब छुट्टे पैसे रखने के लिए जो रूटीन पैसा चाहिए उसे, वही क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। कि कभी कुछ सामान लेके आना है, कभी किसी कस्टमर ने कोई डिमांड कर दी वो नहीं है तो लेके आना है, तो वो फटाफट उसको लेके आता है, वो सारा क्या आता है, और आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, वो सब वर्किंग कैपिटल में आता है, ठीक है। तो ये हमारे थ्योरी क्वेश्चन थे 15। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल पे डिस्कस। तो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग बीपी कैसे निकालते हैं? कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड बीपी। सेल्स है अगर हमारी 100 के और वेरिएबल कॉस्ट है 60 के और फिक्स कॉस्ट है 20 के, तो हम कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो बताता है कि 100 रुपीज़ की जो सेल पे कितना बचा, ठीक है, कि आपने 100 रुपये में कोई चीज़ बेची है तो आपको कितना बचा। और ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल है जहाँ फिक्स कॉस्ट क्या रिकवर हो जाए, मतलब जो है वो तो भाई रिकवर हो जाए, ना नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली चीजें है। जैसे हर प्लेट पे क्या है, 40% मार्जिन है, वो क्या हो गया हमारा, पीवी रेशियो हो गया। लेकिन अगर रेंट कवर करने के लिए कम से कम कितनी प्लेट बेचनी पड़ेगी, वो क्या हो गया हमारा, बीपी होगा, कि खर्चा भी निकल जाए आपका, ठीक है। तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, सेल्स में से हम क्या कर देंगे, हम वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड बाई में सेल्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे 100 का क्या था, 40% हमारा क्या था, इक्वल टू 40%, ये दे रखा था ना, जैसे किसी प्लेट पर अगर हम मार्जिन रख के चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 40% मार्जिन हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, 20,000 की कोई चीज़ थी और डिवाइडेड बाई में हमने क्या कर दिया, जैसे अगर इसको कैलकुलेट करें, पीवी का मतलब समझते हो ना क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है पीवी का मतलब, ठीक है। पीवी रेशियो अगर हमें निकालनी है तो हमें पता है सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स दे रखी है ना हमारी कितनी, 10,000, तो ये क्या होगी, सेल्स होगी। माइनस में क्या कर देंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, ठीक है, 10,000 नहीं थी, 1 लाख थी, 100 की है ना, 60,000, ठीक है। डिवाइडेड बाई में जितनी टोटल सेल हुई हमारी वो आएगी, तो सेल्स हमारी कितनी हो रखी है,
1,00,000 हो रखी है। इनटू में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगा हमारा, अगर हमें निकालना है कैलकुलेशन में हमारा पीवी रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर सकते हो। ये क्या आ गया, इसमें से ये लेस कर दिया 40 अपॉन में इनटू में 100। अब 40,000 भाई हमारी जो टोटल कितनी हुई थी सेल्स, वैसे हुई कितनी थी 1 लाख की, ये 1 लाख हो गया, ठीक है। अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पीवी। अगर हमें बीईपी निकालना है तो लो इधर बीईपी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बीईपी का क्या फॉर्मूला होता है, जो फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आई है हमारी, कितनी थी यहाँ पे 20,000, 20,000। और इसके बाद हमारी जो पीवी रेशियो कितनी निकली है, पीवी रेशियो निकली हमारी 40% निकली है ना, हाँ 40%। तो ये क्या निकाल देंगे हम 40%, तो 4 0, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, 1 0 कट गई, 4 0 4 500 और इनटू में 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 50,000, ठीक है। ये हमारी निकलेगी बीईपी, ठीक है। अगर आपको और किसी में भाई ट्रिक के मेथड से निकालना हो तो चलो ट्रिक से निकाल देते हैं। इसको हटा दो एक बार, शॉर्ट ट्रिक से निकालना हो ना तो शॉर्ट ट्रिक का भी फॉर्मूला होता है। पीवी रेशियो निकालने के लिए होता है, पीवी अगर हमें निकालनी है तो सेल्स में से हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं और डिवाइडेड में क्या कर देते हैं, सेल्स और इनटू में 100, ये होता है, ठीक है। इसको निकाल लेना, ये फॉर्मूला बता देती हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक का, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बीईपी का अगर निकालना होगा तो जो फिक्स कॉस्ट है उसके डिवाइडेड बाय में पीवी रेशियो क्या कर देंगे, मतलब जो भी डेसिमल में हमारी आएगी वो कर देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगी हमारी, बीईपी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे उसका 40% आया था, उसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 0.40 और 20,000 हमारी थी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 40। अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 50 के, ये हमारा क्या आ जाएगा, बीईपी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमें निकालना है कि न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, जिसमें हमें दे रखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 kgs एट द रेट 10 रुपीज़ के हिसाब से दे रखी है, और जो एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है हमें वो दे रखी है 120 पर केजीज, वो 9 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस जो वेरिएंस सस्ता महंगा मिला और मटेरियल यूजेस वेरिएंस कम ज़्यादा यूज़ किया, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हलवाई ने क्या किया, चीनी सस्ती खरीदी और फेवरेबल प्राइस मतलब वेरिएंस पर क्या हुआ, मिठाई में ज़्यादा डाल दी, तो एडवर्स क्या हो गया, इससे यूजेस इसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि अगर आपको एमसीवी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो इनटू में जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस था वो, ठीक है। और माइनस क्या करते हैं हम इसमें, जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो और इनटू में जो एक्चुअल प्राइस था वो, ठीक है। तो कितनी थी हमारी 100 थी और जो हमारा ये प्राइस था वो कितना था 10 था, तो ये हो गया। और माइनस में ये कितना था 120 इंटू 9, ये होगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और ये कितना हो गया 1080, कितना बन गया -80। ये हमारा निकल गया वेरिएंस, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या निकला है, एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट पे चलेंगे कि न्यूमेरिकल रेशियो एनालिसिस लिक्विडिटी, कैलकुलेट करंट एंड क्विक रेशियो, जिसमें हमें क्या दे रखी है, करंट एसेट्स 50 के, इन्वेस्टमेंट 10 के और करंट लाइबिलिटी 20 के दे रखी है। करंट रेशियो देखते हैं कि जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, क्विक रेशियो इन्वेंट्री को हटा देता है क्योंकि वो तुरंत कैश नहीं बनती। मार्केट में पैनिक आने पे क्या आपके पास बैंक बैलेंस है लोगों को उधार चुकाने के लिए, तो क्विक रेशियो इसका जो असली जवाब कैसे देते हैं। करंट रेशियो अगर हमें निकालनी है तो करंट रेशियो अपॉन में करंट लाइबिलिटी फॉर्मूला होता है। तो 50,000 की थी हमारे पास और 20 के ये होगी, तो इसको वो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
20.5:1। ये आ गई हमारी करंट रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो कितने की थी हमारी इन्वेंट्री की? 40 की थी। एक मिनट, एक सेकंड, 40 की दे रखी है ना। ये क्विक रेशियो अगर इसमें नहीं दे रखा, एक फॉर्मूला बना रखा, मान लो ये थी और 20 के ये थी, इसमें क्या हो जाता है हमारा 1:1 ऐसे क्विक रेशियो निकल जाती है, ये फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल कैश फ्लो ऑपरेटिंग। कैसे निकालते? फाइंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एनपी 50 के दे रखा है, डेप्रिशिएशन 10 के दे रखा है, और जो हमारे डेटर्स है वो 5 के है। तो नेट प्रॉफिट में जो नॉन कैश एक्सपेंसेस डेप्रिशिएशन ऐड बैक करते हैं, इंक्रीज इन डेटर्स माइनस करते हैं, क्योंकि जो कैश नहीं आया। तो जैसे पेपर पे क्या है, 50 का प्रॉफिट है, पर एक दोस्त डेटर्स ने 5 के उधार नहीं दिया अभी तक, और 10 के डेप्रिशिएशन था जो, तो पेपर का जो खर्चा था। असली कैश फ्लो कितने का हुआ? 55 का हुआ। तो कैश फ्लो में हमारा क्या आता है? नेट प्रॉफिट कितने का था हमारा? 50,000 का। उसमें हमने डेप्रिशिएशन कितना ऐड कर दिया? 10,000 का। और माइनस क्या कर देंगे? इंक्लूडिंग इन डेटर्स जो जितने थे 5,000 के, उसको क्या कर देंगे? माइनस। उससे हमारा क्या निकलेगा? एक्चुअल जो कैश फ्लो हुआ था 55,000 का, वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल बजटिंग। प्रिपेयर बजटिंग फॉर 80% कैपेसिटी इफ एट 60%, वेरिएबल 20 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट 30 के और फॉर 6 के यूनिट, ठीक है। तो इसमें होता है कैपेसिटी बढ़ाने पर वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, पर फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम रहेगी, ठीक है। जैसे शादी में 600 लोगों ने क्या किया, 800 लोग हो जाए 600 की जगह, तो खाने की प्लेट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, पर जो टेंट का जो किराया है वो फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो एट 80% कैपेसिटी यूनिट कितने की है? 8,000 की मान ली, ठीक है। और भाई टोटल कॉस्ट हमारी क्या होगी? 8,000 की है, तो इनटू में क्या कर देंगे हम? 20 कर देंगे, पर यूनिट के हिसाब से थी वो हम, और प्लस में क्या कर देंगे? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 30 की थी, ये हमारी 30,000 की थी। तो इससे हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी 1,90,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई ये आपकी क्लास थी। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 में और कुछ अच्छे से या न्यूमेरिकल वगैरह और भी अच्छे से समझाने, तो आप मेरे पास अगर भाई 10 बच्चों के भी कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सपोर्ट करना। आगे और इससे भी बेटर वीडियो आपके लिए आती रहेगी, क्लासेस आती रहेगी, आपके लिए हेल्प होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थंबनेल वो बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुंचे, ठीक है। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।